Okay. So today is our first lecture of Java, and आज का जो lecture है, let's start with that. The recording is on. So जिनके लिए first time है, let me just show you कि हम lecture जो लेंगे उसके लिए आपको ये notes share किए जाएंगे. And one more thing. तो हम एक डॉक्यूमेंट भी मेंटेन रखेंगे जिसे बोलते हैं ड्यूरिंग लेक्चर डॉक्यूमेंट. सो उस डॉक्यूमेंट में मैं आज जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसमें कॉपी पेस्ट करते जाऊंगी. इससे क्या होगा कि आपको कुछ अगर हम ड्यूरिंग लेक्चर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं जो नोट्स में नहीं है, जैसे कोई डायग्राम एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं, तो ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में हम डालेंगे. सो जावा ड्यूरिंग लेक्चर. ओके. सो आज का जो डेट है March 17, 2025. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. सो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका भी आपको एक्सेस मिलेगा. सो दो डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सेस में दिए जाएंगे. एक तो ये जावा ड्यूरिंग लेक्चर और एक है हमारा ये नोट्स. सो इसमें हम बेसिकली अगर कोई जावा का प्रोग्राम हम अलग से टाइप कर रहे हैं, या फिर मैं कोई ड्राइंग्स कर रही हूँ, या फिर हम लेक्चर के दौरान कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में डालूंगी. एंड इस डॉक्यूमेंट में हम आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जिनके लिए जावा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इससे पहले उन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, उन्होंने खास तरह से आज ध्यान देना है. इंट्रोडक्शन टू जावा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है. सो जावा ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती है जो जिनके लिए प्रोग्रामिंग नहीं होती है वो मैं पहले कवर करती हूँ, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स. सो जो भी जावा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसने ये सोचना है कि ये जावा की बातें नहीं चल रही, ये प्रोग्रामिंग इन जनरल की बात चल रही. मतलब सिर्फ जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में है क्या? नहीं. हमारे पास पाइथन है, सी है, C++, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. तो कभी भी कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो उसके कुछ फाउंडेशनल टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला टॉप पॉइंट ये है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग ये एक टर्म है. इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आई थी वो थी लो लेवल प्रोग्रामिंग. अब ये लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो आप सबने अगर आईटी के बैकग्राउंड के हो तो आपने सुना रहेगा 0 and 1, जिसे हम बोलते हैं बिट्स. बिट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप आजकल मोबाइल में डेटा पैक भी रिचार्ज मराते हो तो आप डेटा रिचार्ज मराते, राइट? तो जो रिचार्ज डेटा जो करते हो वो एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या है, बिट्स एंड बाइट्स एंड ये सब होता है. तो कंप्यूटर को एक्चुअली एक ही भाषा आती है. जो आपका कंप्यूटर होता है उसको एक ही भाषा आती है जो कि है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज. वो भाषा कैसी होती है? 101010101010. और ये भाषा सबसे पहले मार्केट में आई थी जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था. सो इसको हम मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. ये जो टर्म्स मैं बता रही हूँ आपको आज, ये नया है. नया मतलब आपके लिए, जिनके लिए नया है उनको ये मेमोराइज करना है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें आप 101010 जिसमें भी आप लिखते हो उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज. इसी चीज को हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. तो कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है जिसे हम बोलते हैं बिट्स एंड बाइट्स. ये जो बिट्स होते हैं 1 and 0, ये होते हैं बिट्स, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर को समझ में आता है. बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना नाम 101 में लिखो तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं. मतलब अगर लेट्स से मेरा जो नाम है योगिता, इसको मैं ऐसे 10101010 में लिखूंगी तो मुझे समझ में आएगा क्या? नहीं. बट कंप्यूटर को मस्त समझ में आएगा. तो इसीलिए ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो मार्केट में सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी उसे हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. फिर उसके बाद थोड़ा उन्होंने और इन्वेंशन किया और एक लैंग्वेज उन्होंने मार्केट में निकाली
जिसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो ये हो गया हमारा मशीन लैंग्वेज। फिर उन्होंने थोड़ा और इन्वेंशन किया और एक भाषा निकाली जिसे हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। अभी असेंबली लैंग्वेज कैसे दिखता है, आप सीधा डालो असेंबली लैंग्वेज, बस इतना डालो और उसकी इमेजेस देख लो तो ये कुछ ऐसी भाषा दिखती है। आप देखोगे इसमें अक्षर है, बट इसमें अगर आप देखोगे ये स्टार्ट, ग्लोबल स्टार्ट, सेक्शन, डॉट टेक्स्ट, मूव, मतलब ये इंस्ट्रक्शंस, एक रोबोट को कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हो वैसे ये इंस्ट्रक्शंस है। तो इसकी खासियत क्या है असेंबली लैंग्वेज की, कि जब भी आप इसको देखोगे तो आपको समझ में तो आएगा ये इंग्लिश में तो लिखा है, बट हमें इतना क्लियरली नहीं समझेगा क्योंकि इसमें मेमोरी एड्रेसेस भी हार्ड कोडेड होते हैं। तो ऐसी भाषा को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। सो प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मार्केट में जो आई थी वो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा जो मार्केट में आया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मार्केट में सबसे सॉरी दो कैटेगरीज है, वो है एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों में ही काम करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, राइट। इन दोनों में ही अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कंप्यूटर को समझता है 101010, बट हमें समझ में आएगा क्या, नहीं। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज में अगर आप लिखते हो टॉप 10 स्टार्ट 50 तो हमें समझ में आएगा क्या, नहीं। बट ये मशीन को बराबर समझ में आता है। बाय द वे एक बात मैं बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज अभी भी इस्तेमाल होता है, किसमें, आपकी जो रिमोट कंट्रोल होता है, जो टीवी है, जो माइक्रोवेव ओवन है। अगर आपको माइक्रोवेव ओवन या वॉशिंग मशीन आप सबने कभी ना कभी इस्तेमाल की रहेगी, तो वॉशिंग मशीन में जब आप 10 मिनट का टाइमर लगाते हो तो ऑटोमेटिकली वो 10 मिनट तक चलता है फिर बंद हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बैकग्राउंड में क्या लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज। तो ये जो भाषा है ये आपके मशीन को बहुत अच्छे से समझ में आती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओनली मशीन्स कैन अंडरस्टैंड। इस भाषा को सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है। तो ये हो गया मशीन्स की भाषा है। फिर मार्केट में उनको रियलाइज हुआ कि हम इंसान कैसे काम करें, इन मशीन्स की भाषा तो हम नहीं सीख सकते। तो पहले जो कंप्यूटर चलाते थे उन लोगों को ये भाषा पढ़नी पड़ती थी और बहुत डिफिकल्ट काम होता था, तो बहुत ज्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाते थे या उस पर ज्यादा जॉब्स नहीं थी। बहुत ही जो एकदम ही ब्रिलियंट एक्सीलेंट इंसान होगा वही काम कर सकता है, बट हर कोई ब्रिलियंट एक्सीलेंट तो नहीं होता है। तो उन्होंने मार्केट में नेक्स्ट क्या लाया, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑपोजिट, जो कि है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक बार मैं इसको सेव कर देती हूँ आपके नोट्स में। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें मैं ऐसे ही डॉक्यूमेंट में ये जो इमेजेस और डायग्राम जो मैं ड्रॉ करूंगी मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगी, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ उसका आपको एक्सेस मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ मशीन्स काम कर सकती है उसके ऊपर। तो हाई लेवल पे कौन काम कर सकता है, हाई लेवल पे काम कर सकते हैं ह्यूमंस, इंसान। तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मार्केट में आई वो है सी। कौन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में नए नए आए हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, नॉन आईटी बैकग्राउंड है, तो ये चीज आपके लिए बहुत नई होगी। आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मार्केट में आई थी वो है सी लैंग्वेज। इस भाषा को हम मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमने चीजें, जिसने भी इसको बनाया था, जिस बंदे ने इसको बनाया था उसका नाम था डेनिस रिची। ठीक है, तो डेनिस रिची ने जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई तब उसने बहुत सारी ऐसी बातें सोची जो आज तक हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। मतलब इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसने बनाया कि अब जो हम जावा पढ़ने वाले हैं उसने जावा और सी में बहुत सिमिलैरिटी, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी। तो इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, जैसे हम भाषा में बोलते हैं अगर आपको संस्कृत आता है तो आपको कोई भी भाषा आ जाती है, क्योंकि सारी भाषा मूल संस्कृत से ही आती है। चाहे इंग्लिश भी हो, चाहे फ्रेंच भी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे तमिल हो, कोई भी भाषा। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आपको कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकती है। बट अभी अगर आप ऐसा बोलोगे मुझे तो सी नहीं आता है या मुझे संस्कृत नहीं आता है, तो क्या मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो हमें सी लैंग्वेज नहीं आता है कोई बात नहीं, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि सी लैंग्वेज से ही सब कुछ आ रहा है। फिर उन्होंने थोड़ा इन्वेंशन किया
जैसे मोबाइल फोन्स में एक वर्जन आता है और फिर दूसरा वर्जन अपडेट होके आता है, तो हम नया मोबाइल लेते रहते हैं, वैसे ही उन्होंने दूसरी भाषा जो सी में कमी थी वो पूरी की सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस नाम से ही समझ में आ जाता है कि मतलब ये एडवांस रहे। तो सी प्लस प्लस और भी बहुत ही अच्छा बन के आया मार्केट में, और जावा ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हो 95% फीचर्स जो जावा के हैं वो सब सी प्लस प्लस के, सारे 95% जावा के जो फीचर्स है वो सी प्लस प्लस से आ रहे हैं, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। तो इसीलिए जिनको सी आता है या सी प्लस प्लस आता है उनको जावा इजीली समझ में आ जाएगा। जिनको ये नहीं आता है उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि एक तरीके से अच्छा है अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगी वो आप और भी ढंग से सुनोगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सी में इस्तेमाल होता है, ये सी प्लस प्लस में होता है, तो जावा में क्या होता है, तो उनको ज्यादा मेंटल हार्डवर्क लगता है। बट जिनको ये दोनों ही नहीं आता है उनका और भी बेटर लगता है मुझे, क्योंकि जिनको उनको मैं जो भी बताती हूँ वो इजीली दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, सी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके बाद सी प्लस प्लस है। जावा के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बाय द वे ये जो भाषाएं हैं ये सारी की सारी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का ऑपोजिट क्या है, लो लेवल। लो लेवल में मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये किसके लिए बनी है, ये सिर्फ कंप्यूटर्स इसको समझ सकते हैं। हम क्या समझ सकते हैं, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही समझ सकते हैं। तो मार्केट में जितनी भी भाषाएं हैं, सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, जावा हुआ, जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, पाइथन हुआ, रूबी हुआ, पर्ल हुआ, जावा स्क्रिप्ट हुआ, पीएचपी हुआ, मतलब आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में दिख रही है, HTML, CSS, जो भी दिख रहा है आपको मार्केट में, वो सारे के सारे क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वैसी भाषा जिसपे हम इंसान काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको दिमाग में याद रखना है। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा अभी हम जावा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक चीज जो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा से पढ़ने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि लो लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। लो लेवल माने ओनली कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। और ये कौन कौन सी है, जैसे कि मशीन लैंग्वेज जो है, या फिर असेंबली लैंग्वेज जो है। मशीन लैंग्वेज माने 101010, ये क्या हो गया, बिट्स हो गए, बिट्स। फिर 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ऐसा कुछ है, तो बिट्स बाइट्स ऐसा कुछ तो होता है। एंड देन असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया, जिसमें आप देख सकते हो टीवी, रिमोट कंट्रोल, ये जो माइक वॉशिंग मशीन, इसमें जो भाषा यूज हो रही है वो अभी भी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो आप उसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मेमोरी एड्रेस फिक्स होता है, बट वो हम नहीं समझ सकते, वो ये लोग ही समझ सकते हैं, मशीन ही समझ सकते। हम जिस भाषा को जानते हैं, लैंग्वेज ऑन विच ह्यूमंस कैन वर्क, इज लाइक जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सारी के सारी क्या है, हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ध्यान में रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लैंग्वेज को लेके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके कुछ बेसिक डाउट होते हैं। पहला हम देखते हैं एक वर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए हमारे बैच में ही नहीं, आप कंपनी में भी ज्वाइन करोगे तो हर किसी के पास अलग अलग लैपटॉप होगा। किसी के पास HP का होगा, किसी के पास डेल का होगा, किसी के पास मैक का होगा, और अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। जैसे कि ये लेट्स से HP का लैपटॉप है और इसके ऊपर लेट्स से लिनक्स डला हुआ है। अगर आपको लिनक्स पहली बार सुन रहे हो तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि उबंटू हो गया। तो मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा साइड बार है, तो ये क्या है, ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोस्टली कंपनीज में आजकल ये यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं आपको ये यूज करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। कंपनीज में सबसे ज्यादा दो लैपटॉप्स चलते हैं, एक है लिनक्स के, दूसरा है विंडोज। तो विंडोज तो आप सब यूज करते ही हो। लेट्स से ये लैपटॉप है डेल का, ठीक है। व्हाट एल्स, मेरे पास एक मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो iOS रहेगा उसमें। तो एक मेरा मैक का लैपटॉप है, ठीक है। दूसरा लेट्स से मेरे पास एक कोई मोबाइल फोन है, ये मेरा क्या है, मोबाइल फोन। मैं इसको मोबाइल लिख लेती हूँ, सेकेंड। और मोबाइल में क्या चलता है हमारा, एंड्रॉइड। मोस्टली आजकल मोबाइल में क्या चल रहा है, एंड्रॉइड। तो मेरे पास इतने अलग अलग डिवाइसेस, अगर आप देखो ये सारे के सारे क्या है मेरे, ये सारे के सारे मेरे क्या है, अलग अलग डिवाइसेस है। दीज आर माय डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। इन डिवाइसेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इन डिवाइसेस के ऊपर अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम रन करना है, कोई भी हाई लेवल प्रोग्राम, चाहे वो पाइथन में लिखा है, चाहे वो सी में लिखा है, चाहे वो C++ में लिखा है, चाहे वो जावा में लिखा है, तो क्या मैं रन कर सकती हूँ, आंसर इज यस। तो मोस्टली स्टूडेंट बैच में ऐसा क्वेश्चन रहते हैं, मैम मेरा विंडोज है तो क्या जावा उस पर चलेगा, यस। जावा आपका मोबाइल फोन पे भी चलेगा, जावा आपका मैक पे भी चलेगा, जावा आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस पर भी चलेगा। क्योंकि हर हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट। तो एक बार आप कोड लिखते हो, इसको क्या बोलते हैं, वोरा। वोरा मतलब राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार आपने कोड लिखा, वो किसी के ऊपर भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, आप इस कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो अगर आपने ये वर्ड देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये है कि चाहे मेरा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके ऊपर मेरा प्रोग्राम रन हो सकता है। तो लेट्स से अगर एक राम है, राम करके एक बंदा है, उसने कोड लिखा है, उसको इस पे रन करना होगा, इस पे रन करना होगा, इस पे रन करना होगा, किसी पे भी रन हो सकता है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये जो वर्ड मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उस पे आपका कोड रन हो सकता है। दूसरा एक और एक टर्म है इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। तो जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल लैंग्वेज, पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप उन भाषाओं को किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर सकते हो। मतलब थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, उसमें हम बोल रहे थे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं। रन कर सकते हैं मतलब उसका आउटपुट देख सकते हैं, उसको हम उसका, जैसे कि आप गेम खेलते हो एंड्रॉइड पे, तो एंड्रॉइड पे आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, गेम का प्रोग्राम रन कर रहे हो, और वो गेम किस में लिखा है, लेट्स से वो गेम लिखा है जावा में, तो आप रन कर रहे हो। तो रन करना मतलब उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करो। पोर्टेबल मतलब आप एंड्रॉइड पे बैठ के उसका कोडिंग कर रहे हो। तो अगर आप लेट्स से विंडोज पे बैठ के कोडिंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। कहीं पे भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो डेवलपमेंट कैन बी एनीवेयर, डेवलपमेंट कैन बी एनीवेयर। तो हर भाषा, चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो, आप घर पे ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास विंडोज है, मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, विंडोज पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो विंडोज पे सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग चलती है, iOS पे भी सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग चलेगी। और इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये डिजाइन ही इस तरीके से की गई है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल पाए। इसी कॉन्सेप्ट को अगेन मैं रिपीट करती हूँ, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेजेस। तो बहुत ही सरल कंसेप्ट है। एनी डाउट सो फार? ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है सो फार? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, इफ देयर इज नो डाउट। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं जावा से पहले देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ जावा ही नहीं, चाहे आप कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, उसके ऊपर ह्यूमंस काम कर सकते हैं, वो इंग्लिश में लिखी हुई रहती है। एक और एक चीज ध्यान रखना है कि जो हम भाषाएं पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में लिखी गई। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जिसने भी इसको बनाया वो
इंग्लिश वाला बंदा था, राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारी भाषाएं जितनी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे सी हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, सारी इंग्लिश में लिखी गई। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने बताई है, ये तो यहाँ तक टॉपिक हमारा खत्म नहीं होता है। एक और एक टर्म हम पढ़ने वाले जो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो आजकल आप मार्केट में ये वर्ड बहुत देख रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जस्ट एक टाइप कीजिए ओपन सोर्स, सिर्फ इतना टाइप कीजिए ओपन सोर्स, तो आप देख सकते हो ये एक लोगो है ओपन सोर्स का। जैसे हमारा आप देखोगे कहीं कहीं पे अमूल का लोगो, या फिर कोई भी कंपनी होता है जैसे क्रोम का लोगो, तो वैसे ये ओपन सोर्स का लोगो है। तो ओपन सोर्स एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? तो ये एक लाइसेंस टर्म है। लाइसेंस टर्म, लाइसेंस मतलब क्या? जब भी आप कोई शॉप खोल रहे हो तो आप जीएसटी लाइसेंस लेते हो, राइट। लाइसेंस की मदद से आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप कोई फूड इंडस्ट्री में कोई होटल खोल रहे हो तो आप फूड का लाइसेंस लो, राइट। बिना फूड के लाइसेंस आप ऑपरेट कर सकते हो क्या? नहीं। वैसे आईटी इंडस्ट्री में ये क्या है? आईटी इंडस्ट्री में एक लाइसेंस का टर्म है। तो ये लाइसेंस का टर्म की मदद से इस अगर कोई टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्री टू यूज, फ्री टू मॉडिफाई एंड फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब क्या होगा? देखो, कोई भी अगर आपको आके बोलता है कि पाइथन हो या जावा हो या पीएचपी हो, ये पढ़ने के लिए आपको पैसा लगेगा, आपको इंस्टॉल करने के लिए पैसा लगेगा। जावा इंस्टॉल करने का 10,000। अभी आप जो फीस पे करोगे इंस्टीट्यूट को, तो वो आप नॉलेज का फीस पे करो। बट अगर आप लेट्स से बिना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और उसमें डायरेक्ट जावा इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपको जावा यूज करने के लिए कोई पैसा पे नहीं करना। जैसे अगर हम बात करें पाइथन की भी, तो पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए 5,000 ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज क्या है? ओपन सोर्स। ऑल दीज टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि ये फ्री है, फ्री टू यूज, फ्री टू मॉडिफाई, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, या आगे जाके इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। आप कोई घर पे बैठे बैठे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हो जावा की मदद से कि आगे जाके आप उसके ऊपर पैसा कमा रहे हो। तो आपको कोई बोलेगा नहीं जावा आपने इसका लाइसेंस कितना, जावा का लाइसेंस बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड आपको पता होना चाहिए ओपन सोर्स। इसका ऑपोजिट क्या होता है? ओपन सोर्स का ऑपोजिट होता है क्लोज्ड सोर्स। अब मार्केट में क्लोज सोर्स कौन है? जैसे कि विंडोज। क्लोज सोर्स कौन है? विंडोज। आपको पता ही रहेगा कि जब भी आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हो तो आपको विंडोज अलग से उसका लाइसेंस पे करना पड़ता है, वरना विंडोज का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते ही नहीं, तो उनको पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि विंडोज ने क्या किया, विंडोज बोल रहा है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अलग से कॉस्टिंग है। तो जब भी आप लैपटॉप खरीदोगे, आप सर्च करो कि लैपटॉप का प्राइस अगर 50,000 दिखा रहा है तो एक्स्ट्रा 10,000 विंडोज अगर डाल के आता है तो एक्स्ट्रा 10,000 पे है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा 10,000 किसका है? विंडोज का लाइसेंस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब क्या हो गया कि आपको उसका पेमेंट करना है, आप उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकते हो, आप फ्रीली बांट नहीं सकते हो, और बिना लाइसेंस एक्सपायर हुए आप उसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो, फ्री टू यूज, फ्री टू मॉडिफाई, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट। सो ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी लैंग्वेजेस, मैक्सिमम लैंग्वेजेस अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ओपन सोर्स है। उसके अलावा मैं ये भी बता दूं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। गूगल क्रोम, सॉरी गूगल क्रोम नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का सॉरी फायरफॉक्स मोजिला, ये ओपन सोर्स है। फिर आपने बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज के नाम सुन रखे रहेंगे, जैसे हडूप, बिग डेटा हडूप, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ओपन सोर्स है एक्चुअली। तो बहुत अभी जो मार्केट में टेक्नोलॉजीज जो आ रही है वो सब फ्री टू यूज है, उसके लिए आपको किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? सो लेट मी कॉपी दिस। सो अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज,
हाई लेवल लैंग्वेज में हमने देखा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल लैंग्वेज, ओपन सोर्स, ये अलग अलग टर्म्स है। अभी तक हम जावा पे आए हैं क्या? नहीं। तो जावा से अब तक मैं जावा पे आऊंगी नहीं, क्योंकि और हमारे 2-3 टर्म्स हैं वो भी डिस्कस करना है। तो एक और एक टर्म हम डिस्कस करते हैं जो कि है कंपाइलर। अब ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको। कंपाइलर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तक जो हमने टॉपिक्स देखे वो जनरल टर्म्स थे। अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो जावा से उसका बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है, तो कंपाइलर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं कंपाइलर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरा कंप्यूटर है, ये क्या है, मेरा कंप्यूटर है। इसको आप कंप्यूटर बोलो, इसको आप लैपटॉप बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जावा, मुझे जावा कोडिंग आता है, तो मैंने यहाँ पे एक जावा का प्रोग्राम लिखा। तो जो भी जावा का प्रोग्राम रहेगा हम उसको एक एक्सटेंशन देते हैं। एक्सटेंशन मतलब उसके नाम के एंड में डॉट जावा ऐसा लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सटेंशन। सिर्फ जावा ही ऐसा है क्या? नहीं, अगर आप पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे तो डॉट पाई ऐसा लिखोगे। एक और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने सी लैंग्वेज लिखा, सी का कोड लिखा, तो वन डॉट सी। तो ये डॉट सी क्या है? एक्सटेंशन है। डॉट सी क्या है? उसका एक्सटेंशन। हम इमेजिन करते हैं कि मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा है और उसमें मैंने कुछ तो कोडिंग किया, मैं कुछ तो ऐसा लिख रही हूँ। अभी तो क्योंकि हमें जावा आता नहीं है, ऐसे इमेजिन करो, तो आप जो भी लिखोगे उसको समझ लो ये जावा का प्रोग्राम है। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल सा मैसेज लिख रही हूँ, SOPN, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हाय, हाउ आर यू, या हेलो एंड बाय। 2-3 मैसेजेस मैं लिख रही हूँ, हाय हेलो बाय, और उसके ऊपर भी कुछ है, उसके नीचे भी कुछ है, लेट्स से ऐसा कुछ तो मैंने लिखा है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है, अगर मैं डायरेक्टली कंप्यूटर को बोलूं कि भाई कंप्यूटर मुझे इसको रीड करो और मुझे बताओ ये क्या है, तो कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, आपने अच्छे से कोई तो प्रोग्राम लिखा, चाहे जावा में लिखा हो, चाहे सी में लिखा हो, चाहे C++ में लिखा हो, मैटर नहीं करता। आपने कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो, सी में, C++ में, या जावा में, आपने ये प्रोग्राम लिखा और आपने ये कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर को बोला कि भाई मुझे इस प्रोग्राम को समझो और इसका आउटपुट दो, या मुझे कुछ तो रिजल्ट दो। कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर बोलेगा तुमने क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब ऑब्वियसली कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है, 101010। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंप्यूटर एक ही भाषा समझ सकता है, जिसे हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या बाइनरी लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन की भाषा होती है, उसको वही समझ में आता है। अब ऑब्वियसली कंप्यूटर बोलेगा मैं मशीन की भाषा जानता हूँ और आप मुझे ये इंग्लिश बता रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आउटपुट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो हम आउटपुट कैसे लाएं? तो आउटपुट लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कोड है आपका, इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ट्रांसलेट टू मशीन लैंग्वेज। जस्ट लाइक इमेजिन करो, आप चाइना गए हो, आप जापान गए हो, ऑब्वियसली वहां पे बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो आप ऐसे ही चाइना जाओगे और इंग्लिश में बात करोगे। इमेजिन करो ये चाइना है और आप इंडियन हो, आप इंडिया से चाइना गए, अब बात करें, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट अगर आप अपने साथ एक ट्रांसलेटर लेके जाते हो, ये डब्बा लेके जाते हो, तो वहां पे आप बातचीत कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपकी भाषा को ट्रांसलेट करेगा चाइनीज में और बात करेगा। सो इस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो ये जो शब्द है कंपाइलर, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब कंपाइलर जो है, या ये जो ट्रांसलेटर है, याद रखो ये सिंपल सा ट्रांसलेटर ही है, पर इसका काम करने का एक तरीका है। अब इसका तरीका क्या है? ये एक एक स्टेटमेंट नहीं बोलेगा। ये कंप्यूटर को नहीं बोलेगा पहले ये लिखो फिर ये लिखो या ये है, ऐसा वो एक एक स्टेटमेंट नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा, वो पूरा कोड लेगा। तो लेट्स से आपके कोड में
100 लाइन्स है। कितनी लाइन्स है? 100 लाइन्स है। तो सारी की सारी 100 लाइन्स लेगा, 1 सेकेंड, वो सारी की सारी 100 की 100 लाइन्स लेगा और क्या करेगा, वो एक एक करके अपने सिस्टम पे लोड करेगा, मतलब कंपाइलर पे लोड करेगा। एक एक लाइन को वो लोड करने के बाद वो उसको 10101010 में कन्वर्ट करेगा। और ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो प्रोसेस ये फॉलो करता है, उसकी मदद से वो एक फाइल बनाता है। तो जो भी वो कन्वर्जन करता है उसके बाद ऐसे इमेजिन करो कि जो भी आपने लिखा है उसका वो एक पेपर पे चिट्ठी लिख रहा है। अब वो उस चिट्ठी को नाम क्या देगा? 1.java, सॉरी 1.class। क्या नाम देगा वो उसको? 1.class। तो मेरा कोड का नाम क्या था? मेरे कोड का नाम था 1.java। तो जो भी कोड का नाम है वो एज इट इज वही नाम लेगा, बट उसको एक्सटेंशन में जावा की जगह क्या लिखेगा? क्लास। अब जैसे ये क्लास फाइल आप देखते हो तो आप समझ जाते हो कि ये कन्वर्टेड कोड। और ऑब्वियसली अगर आप इस कोड को रीड करने की कोशिश करोगे, 1.class को रीड करने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ समझेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी चाइनीज जापानीज में लिखा होगा। अब ये डॉट क्लास कोड आप अगर अपने कंप्यूटर को दोगे तो ये कंप्यूटर फटाफट समझेगा और लिखेगा हाय हेलो बाय। क्या लिखेगा? हाय हेलो बाय। तो समझ में आ रहा है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर है जो आपके पूरे कोड को लेता है, उसको 101 में कन्वर्ट करता है, एक नया कोड बनाता है जिसको वो नाम लिखता है 1.class। अगर आपके कोड का नाम लेट्स से 2 होता, 2.java, तो यहाँ पे वो लिखेगा 2.class। अगर आपके कोड का नाम है 3.java तो लिखेगा यहाँ पे 3.class। तो वो ऐसे करता जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। सो कंपाइलर क्या है? इट इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड। अब ये सोर्स कोड क्या होता है? तो जो कोड आप लिखते हो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, 1.java, 2.java, 3.java, 10.java, जो लिखना आप लिख सकते। इसे क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे जावा में लिख रहे हो उसे हम सोर्स कोड की तरह ट्रीट करते हैं। अब वो सोर्स कोड को पकड़ के वो क्या बना रहा है? ये 3.class जो भी बना रहा है इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, क्योंकि हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको हम रन कर सकते हैं। तो ये एक इंग्लिश वर्ड है एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब क्या आप उसको रन कर सकते हो। तो अगर आप उसको रन कर सकते हो तो आपका मकसद पूरा होगा। अगर आप उसको रन ही नहीं कर सकते तो कंप्यूटर तो समझ में नहीं आएगा उसको। तो ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। एंड जिन भाषा को हम कंपाइल कर सकते हैं ऐसी भाषा को हम बोलते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज। जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी की सारी क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो जैसे हम सुनते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज, हमें समझ में आ जाता है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज मतलब कंपाइलर इस्तेमाल है, मतलब उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ने वाली है, उसको हमें ट्रांसलेट करके एक फाइल बनानी पड़ेगी और तभी जब हम वो कंप्यूटर को देंगे तो उसको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सो कंपाइलर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड। अब मेरा पढ़ाने का तरीका ये भी है गाइस कि आज जो भी मैं पढ़ा रही हूँ कल हम उसका एक क्विक रिकैप लेंगे और उस क्विक रिकैप में ये 1 लाइनर डेफिनेशन आप ट्राई कीजिए कि आप मेमोराइज करके आओ। मतलब मैं आपको नाम लेके पूछूंगी नहीं कि आप आंसर दो, बट अगर मैं रिवीजन लेती हूँ और अगर आप भी अपने अपने एंड पे उसको आंसर दे पा रहे हो तो विच मीन्स आपको लेक्चर के बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, लेक्चर के दौरान ही आपका मेमोराइजेशन हो रहा है। सो ये ध्यान में रखना है, 1 लाइन डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन। एंड जिन भाषा को हम कंपाइल कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाइल लैंग्वेज। तो इसको मैं लेट मी कॉपी पेस्ट। सो व्हाट इज कंपाइलर? अगेन देखो हम जावा तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि जावा तक पहुंचने से पहले ये सारी चीजें बहुत क्लियर होनी जरूरी है ताकि आपकी जावा की जर्नी बहुत ही सिंपल रहे।
हम जाते हैं, व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर is used to convert source code to executable code. All compiled language, या फिर बोल सकते हो this process is called compilation. जब वो सोर्स कोड लेके एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन. C++, जावा आर कंपाइल्ड लैंग्वेज, अब इसको देखते हैं, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के बहुत एडवांटेजेस है. सबसे पहला एडवांटेज देखते हैं क्या है. तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि देखो यहाँ पे ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो 3.java लिखा है, तो कंपाइलर की आदत क्या होती है? एक एक लाइन नहीं लेते, पूरा कोड लेगा, पूरे कोड में फर्स्ट चेकिंग करेगा. जैसे कि क्या इसमें कोई एरर है, क्या इसमें कोई मिस्टेक्स है, क्या इसका कुछ प्रॉब्लम निकल सकता है, एनी प्रॉब्लम इन द कोड. तो एरर आ सकता है, जैसे कि गलती से मैंने, लेट्स से यहाँ पे मैंने गलती से एंड में ये नहीं लिखा, तो ये एरर है. तो वो एरर्स चेक करता है. अगर एरर है तो वो रिपोर्ट करता है कि पहले आप उसको ठीक करो. खुद होके कंपाइलर कभी खुद होके करेक्ट नहीं करेगा एरर. वो बोलेगा, आपको बोलेगा कि आपको इस लाइन पे ये एरर, आपको लाइन नंबर देगा, बोलेगा कि इस लाइन पे ये एरर आ रहा है. तो फिर हम जाके उसको क्या करते हैं? ठीक करते. तो जब तक एरर है या कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है कोड में, तब तक कंपाइलर क्या करेगा? ट्रांसलेट ही नहीं करेगा. इमेजिन करो कि आप चाइना गए हो बहुत ही बड़ी बिजनेस डील पे, तो आप क्या करोगे? आप उस ट्रांसलेटर को बोलोगे कि कुछ भी ट्रांसलेट करने से पहले तू मुझे समझाना कि तू ये बोलने वाला, वरना वो जाके कुछ भी बोल देगा. तो ये कंपाइलर वैसे ही ट्रांसलेटर, ये सोच समझ के इस कोड को बनाता है, ये ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं बनाता. तो इससे क्या हो जाता है? चांसेस ऑफ एरर, सो एरर लेस एग्जीक्यूटेबल कोड. आपका जो एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, जो फाइनल रिजल्ट बनता है, उसमें कोई एरर ही नहीं होता. तो आपका कोड जब रन होता है तो हमें टेंशन नहीं होता कि कहीं पे एरर आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे एरर करेक्ट करके बैठे. जब जब कंपाइलर ने हमें रिपोर्ट किया, हमने उसको करेक्ट कर दिया. तो एररलेस आपका एग्जीक्यूटेबल कोड. दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है इसका, कि दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये है कि जब आप पूरा कोड, ये पूरा का पूरा कोड आप कंपाइलर को देते हो, तो कंपाइलर उसको रीड करता है और एक फाइल बनाता है. अब इमेजिन करो, इस कोड को आप इमेजिन करो कि आप 100 लाइंस का कोड नहीं है, 100 एप्पल्स है. क्या है? 100 एप्पल है. अगर ये 100 एप्पल है, या अभी मैंगो का सीजन आ गया तो ये 100 मैंगोज है. अगर हम 100 मैंगोज को मिक्सर में डालते हैं और उसका क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं. 100 का काउंट हम कम करके 10 कर देते हैं. तो अगर हमारे पास 10 मैंगोज है और 10 मैंगोज को अगर हम मिक्सर में डालते हैं और उसका क्या बनाते हैं? जूस. तो मुझे बताओ जूस पीना कितना होगा? फास्ट. वैसे ही अगर मेरे पास 10 लाइंस ऑफ कोड है और उसको मैं एग्जीक्यूटेबल कोड बना देती हूँ और फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसका कंप्यूटर एग्जीक्यूशन विल बी फास्ट. बट अगर मैंने बोला एक एक लाइन को समझ के करना है, तो कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे करेगा. पहला लाइन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर करेगा. तो ऐसा इसका बिहेवियर है क्या? नहीं. ये क्या करता है? डायरेक्ट पूरी ही लाइंस लेता है, सबका जूस बनाता है. जूस मतलब ये 3 डॉट क्लास फाइल बनाता है, और फिर वो 3 डॉट क्लास फाइल जब आप कंप्यूटर को देते हो तो ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है. इसीलिए कंपाइलर का जो स्पीड होता है वो सुपर फास्ट होता है. तो इट्स लाइक जूसर. कि आप घर पे जूस क्यों लाते हो? क्योंकि आप काम के लिए फटाफट जाना चाहते हो और आपको इतने एक एक फ्रूट्स खाने का टाइम नहीं है. तो एग्जीक्यूशन ऑफ कंपाइल्ड कोड इज वेरी फास्ट. बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा एरर एक तो निकल चुका है उसमें से, एंड सारी लाइंस आप डायरेक्टली कंप्यूटर को दे रहे हो एक साथ, तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है. एंड तीसरा इसका इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है वो देखते हैं.
अब लेट्स से ये प्रोडक्ट बन गया है रेडी, ठीक है, ये 3.java कोड रेडी हो गया। अब ये मुझे क्लाइंट को देना है, तो क्लाइंट को मैं ये कोड नहीं दूंगी, क्लाइंट को मैं दूंगी ये कोड। अब इसका एडवांटेज क्या है, एक तो क्लाइंट जब इस कोड को रन करेगा तो बहुत फास्ट होगा। दूसरा, अगर क्लाइंट इस फाइल को खोल के देखेगा, मतलब उसको रीड करने की कोशिश करेगा, उसको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड कोड होगा। ये ऐसा ट्रांसलेटेड कोड होगा कि कंप्यूटर ओनली कंप्यूटर समझ सकता है, क्लाइंट को भी नहीं समझ में आएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। इससे क्या होता है, आपका कोड हाइड हो जाता है। तो 3.java में आपने जो भी कोडिंग किया है वो क्लाइंट को कभी समझेगा ही नहीं कि आपने कोडिंग कैसे। इमेजिन करो कि आपके क्लाइंट को भी जावा आता है और वो कोड देख के क्लाइंट भी क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको चेंजेस करने की कोशिश करेगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो आपके पास आएगा ही नहीं। वो बोलेगा, पहली बार आपसे प्रोडक्ट बना के ले लेगा और नेक्स्ट टाइम से अगर उसको कुछ चेंजेस चाहिए तो खुद ही कर लेगा। बट अगर हम ये कोड देते हैं क्लाइंट को, तो ये कोड देते तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कोडिंग की कैसे गई, तो उसको आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कस्टमर को हम क्या देते हैं, कस्टमर इज गिवन एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है क्या, कंपाइल लैंग्वेज के। आई होप ये क्लियर है कि कंपाइल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है। एक तो एररलेस एग्जीक्यूटेबल कोड, मतलब कंपाइलर हर एक पूरे 100 लाइंस को चेक करेगा कहीं पे भी एरर है क्या, अगर एरर है तो वो रिपोर्ट करेगा, बोलेगा इसको ठीक करो। आप ठीक करोगे फिर उसके बाद ही उस कोड को बनाएगा। दूसरा क्या हो गया, एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। जैसे मैंने कहा, सारा का सारा कोड लेके एक साथ अगर वो एग्जीक्यूट करने को देते हैं हम उसको, वो भी एरर सब निकाल के, तो एग्जीक्यूशन कंप्यूटर को बहुत फास्ट होगा। तीसरा क्या हो गया, कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं, कस्टमर को हम ये कोड देते हैं ताकि कस्टमर को कभी समझ में ना आए कि इस कोड में हमने क्या लिखा, तो ताकि नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर को अगर कुछ चेंजेस करना हो तो मेरे पास ही आए, खुद होके चेंजेस ना करे, और हमारा जो बिजनेस है वो बना रहे, इन शॉर्ट। तो ये कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एडवांटेजेस क्या है इसके, सबसे पहले एररलेस एग्जीक्यूटेबल कोड, कंप्यूटर एग्जीक्यूशन is very fast for executable code. And तीसरा क्या हो गया, customer is provided with executable code and not source code. अब source code नहीं दोगे कस्टमर को। source code, ये वर्ड ध्यान रखना है गाइस, आगे जाके हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम source code, मैं बार बार बोलूंगी, source code मतलब ये कोड जो आप लिखते हो, और एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब ये कोड जो कंप्यूटर बनाएगा और उस कोड को हम रन करेंगे। तो थोड़े ये डोंट वरी, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ये हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बट आज आपका एक ही टास्क होना चाहिए कि जो भी मैं बोल रही हूँ तो आप एकदम इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझो, अपनी अपनी भाषा में समझो। लेक्चर के बाद चाहिए तो अपने अपनी भाषा में उसको कहीं पे लिख के रखो। ये डॉक्यूमेंट तो मैं बना ही रही हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर होगा ही, बट उसके साथ साथ जावा या कोई भी ये जो टेक्नोलॉजीज हम पढ़ने वाले आगे, सिलेनियम जो भी हम पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाषा में भी उसको मेंटली कहीं पे लिख के रखो, जो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड होता है। एंड आप मेरे साथ क्रॉस चेक भी करवा सकते हो कि मैम मैंने इसको ये समझा है, सही है क्या, क्या मैं उसको सही समझ रहा हूँ। तो ये जितना ओपन एंडेड डिस्कशन करोगे आप, उतना आप गलती करने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, बट यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म नहीं होता है। इसके बाद में एक और एक टर्म बताने वाली हूँ जो कि है इंटरप्रेटर। सो व्हाट इज इंटरप्रेटर, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैंने आपको कंपाइलर बताया उसमें तो कोई, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, एनी डाउट्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से इजी है, बट आपको अगर कोई डाउट है तो। नो मैम। ठीक है, नो डाउट। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला कि ट्रांसलेटर की भी टाइप्स होते हैं मार्केट में, तो 2 इंपॉर्टेंट टाइप के ट्रांसलेटर है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कंपाइलर से भी पहले ट्रांसलेटर्स। बाय द वे, ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज। जितने भी ट्रांसलेटर हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं जावा की बात करूं, जावा क्या कर रहा है, कंप्यूटर की भाषा में उसको कन्वर्ट कर रहा है। बाय द वे उसको हम बाइट कोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 डॉट क्लास पढ़ा था, ये बाइट, इसको हम टेक्निकली एग्जीक्यूटेबल कोड बोल सकते हो या फिर आप उसको बाइट कोड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बाइट कोड है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, या आप इसको मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड भी बोल सकते हो। अलग अलग शब्द है, एक ही मीनिंग है। तीनों के तीनों आप नहीं समझ सकते हो, तीनों के तीनों सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। ठीक है, तो जावा को जब हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या लगता है, एक ट्रांसलेटर लगता है जिसका नाम क्या है, कंपाइलर। तो कंपाइलर की मदद से हम क्या करें, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करें। वैसे ही हमें एक और एक टाइप का ट्रांसलेटर है मार्केट में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो पहला ट्रांसलेटर जो हमने देखा है वो क्या है, कंपाइलर। जैसे कि जावा, इवन जावा हो, सी का भी क्या करेगा, सी का भी अपना एक कंपाइलर आएगा और वो भी क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो जो भी आप लेट्स से 1.java लिखते हो, तो जब आप उसको कंपाइलर में डालते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, 1.class। वैसे अगर आप 1.c लिखते हो और उसको आप कंपाइलर में डालते हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलता है, 1. आई थिंक कंपाइल, इसका जो है इसका भी 1.class ही है, दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो ये आपको, सॉरी, इसका 1.class ही रहेगा, इसका 1.gcc रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इनके एक्सटेंशन रहते हैं। हमें सी पढ़ना नहीं है तो सी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पे। ठीक है, तो ये कंपाइलर एक टाइप का ट्रांसलेटर है। एक और एक टाइप का ट्रांसलेटर मार्केट में जिसे हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या है वो देखते हैं। सो मैं वापस जाती हूँ नीचे एकदम, व्हाट इज इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या होता है, तो इमेजिन करो आप जावा नहीं लिख रहे हो, आप पाइथन का कोड लिख रहे हो। किसका कोड लिख रहे हो आप, पाइथन का कोड। तो आई थिंक पाइथन ये वर्ड सुना रहेगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, ये जावा के बाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो अभी है वो है पाइथन। तो 1.py, पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है, 1.py। तो इमेजिन करो ये जो कोड है आपने जावा में नहीं, आपने पाइथन में लिखा है, प्रिंट हाई। जावा में अगर वैसे लिखते तो पाइथन में हम प्रिंट हाई, प्रिंट हेलो ऐसे लिखते, प्रिंट हेलो, प्रिंट बाय। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सोर्स कोड हो गया। तो जो जहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, जिस जब भी आप कोडिंग लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ये किसका कोड है, पाइथन का। तो एक्सटेंशन क्या है, पाई। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेटर पाइथन यूज करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं हम उसको, इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या था, कंपाइलर C++ जावा यूज करता है। इंटरप्रेटर कौन यूज करता है, पाइथन। अब यहाँ पे इसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। ये लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कंपाइलर का मैंने बताया था सारे लाइंस लेगा एट अ टाइम। मैंने बताया था कि सारे लाइंस वो लेता है एट अ टाइम एंड एक साथ लेके वो करता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर सिर्फ एक ही लाइन लेगा। अब मेरी पहली लाइन क्या है, प्रिंट हाई। तो प्रिंट हाई लेगा, उसको 101 में कन्वर्ट करेगा और वो तुरंत कंप्यूटर को देगा। तो आपको तुरंत आउटपुट में क्या आएगा, हाई। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट हेलो, हेलो लेगा, उसको भी वो क्या करेगा, 101 में कन्वर्ट करेगा और तुरंत आउटपुट में क्या देगा, हेलो। मतलब ये अगर मेरे 100 लाइंस है तो हर एक लाइन को एक एक करके लोड करेगा और ये आउटपुट देगा। अब लेट्स से इस लाइन पे कुछ तो एरर आ गया, यहाँ पे कुछ तो मैं ब्रैकेट मिसिंग, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ये लाइन लेगा। अब उधर कुछ तो उसको प्रॉब्लम दिखाई देगा, वो प्रॉब्लम तुरंत स्क्रीन में डालेगा, एरर। यहाँ पे क्या आएगा, एरर। इन शॉर्ट, कंपाइलर क्या कर रहा था, सारा कोड एक साथ दे रहा था, उसका जूस निकाल रहा था, उसमें सब चेकिंग कर रहा था, कोई प्रॉब्लम है क्या, ये है क्या, वो है क्या, और फिर वो एक थर्ड फाइल बना रहा था। यहाँ पे कोई फाइल नहीं बन रही, यहाँ पे तुरंत वो ले रहा है और आउटपुट दे रहा है। तो ये किधर काम करता है, बाय द वे ये आपके
रैम के अंदर काम करता है। रैम सबको याद पता रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आजकल आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप रैम क्या देखते हो, बहुत ही अच्छा रैम होना चाहिए, 6 GB रैम, 8 GB रैम। रैम से क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। स्पेसिफिकली जो मोबाइल फोन गेमिंग के लिए खरीदते हैं तो उनको रैम बहुत ही अच्छा लेना पड़ता है। जैसे पबजी अगर आपको मोबाइल पे खेलना है तो आप क्या करते हो, 8 GB रैम मिनिमम लगता है। तो आपको मोबाइल फोन 4 GB रैम का है तो फिर नहीं चलेगा, राइट। तो रैम क्या करता है, चीजों को रन करता है, लोड करता है। तो ये जो इंटरप्रेटर है ये भी किस में चलता है, आपके रैम में चलता है। और एक एक लाइन वो लेता है और आउटपुट देता है, एक एक लाइन वो लेता है आउटपुट देता है, एक एक लाइन वो देता है आउटपुट देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। सो व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर is used to translate code line by line from, और आप बोल सकते ट्रांसलेट सोर्स कोड लाइन बाय लाइन टू एग्जीक्यूटेबल। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इंटरप्रेटर परफॉर्म्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ सोर्स। अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, बट लाइन बाय लाइन ये वर्ड यूज करना है। क्यों लाइन बाय लाइन? क्योंकि ये एक एक लाइन पकड़ता है। इसी से आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो जब ये ऐसे काम करता है तो इसके क्या आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस। जैसे हमने एडवांटेजेस देखे थे, इसके क्या आ जाते हैं, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कंपैरेटिवली स्लो टू कंपाइल्ड लैंग्वेज। देखो कंपाइल्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो सारा कोड लेके एक साथ रन कर रहा है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, फास्ट होगा। बट अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो एक एक लाइन ले रहा है, तो कंपाइल लैंग्वेज से तो हम उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो एरर आ रहा है। मतलब आप अगर आपने कोड में कहीं पे भी एरर किया है और आपकी नजर से वो छूट छूट गया तो क्या होगा, कस्टमर के सामने एरर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड फाइल नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा है एरर, मतलब खुद होके इंटरप्रेटर चेकिंग नहीं कर रहा है। इसलिए आप गए बिजनेस ट्रिप पे कोई ट्रांसलेटर को लेके और वो बिना बोले आप जो भी कोई लेट्स से अगर आपने कोई क्लाइंट को कोई गाली दे दी तो गाली भी ट्रांसलेट करके बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका डील टूट सकता है। क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो दिमाग ही नहीं लगा रहा है, वो जो भी आ रहा है वो सब ट्रांसलेट करके दे रहा है, सब ट्रांसलेट, वो कुछ रोक ही नहीं लगा रहा है। कंपाइलर ऑन द अदर हैंड क्या करता है, थोड़ा सोच के ट्रांसलेट करता है कि भाई अपने को ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, समथिंग लाइक दैट। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कोड का जो एरर फ्री है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग एरर ड्यूरिंग कोड एग्जीक्यूशन इज मोर। क्योंकि अगर आपने गलती से टेस्टिंग अच्छे से नहीं की, कोड को अच्छे से टेस्ट नहीं किया तो 100% एरर स्क्रीन पे दिखाई देगी, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर को आप क्या दोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फाइल तो बन नहीं रही, तो आपको सोर्स कोड ही देना पड़ेगा। तो अगर आप कस्टमर को डायरेक्ट सोर्स कोड देते हो तो उसको दिख जाता है कि आपने प्रोग्रामिंग कैसी। अब लेट्स से कस्टमर को भी पाइथन आता है तो हाई चांसेस है छोटे मोटे चेंजेस कस्टमर खुद ही कर लेगा, तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो कस्टमर इज प्रोवाइडेड विथ सोर्स कोड। आप कस्टमर से कुछ हाइड नहीं कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा कोड देना पड़ सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम जावा तो कंपाइल्ड है, तो ये इंटरप्रेटर के बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो, हम तो जावा पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली जो नेक्स्ट टॉपिक मैं कल बताने वाली हूँ वो ये है, जावा इज बोथ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटर। तो पहले मैं जानबूझ के मैंने आपको जावा का कंपाइलर वाला पार्ट बताया, फिर मैं अभी इंटरप्रेटर वाला पार्ट बताया। कल मैं आपको इन दोनों को कंबाइन करके बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया गलती से, अगर आप फ्रेशर हो तो 100% पूछेंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो शायद आपको दूसरे टॉपिक पूछेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए, जावा इज बोथ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड। तो कंप्लीट आंसर क्या है इसका, जावा इज बोथ। अब ये दोनों कैसे हैं कल हम बोलेंगे, बट आई होप ये क्लियर है कि इंटरप्रेटर क्या होता है,
कंपाइलर क्या होता है, दोनों काम कैसे करेंगे वो कल हम देखेंगे। बट पाइथन क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन कंपाइल्ड नहीं, जावा दोनों है एक्चुअली। तो हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, ये जो मैसेज है जावा इज बोथ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये मैंने इंटरप्रेटर का डायग्राम है यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। एनी लेक्चर सो फार, सॉरी एनी क्वेश्चन सो फार, एनी डाउट? ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा एकदम प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स, दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल कंप्यूटर को समझ में आता है, हाई लेवल आप जिसकी कोडिंग करोगे, आप जिसकी प्रोग्रामिंग करोगे उसको हाई लेवल बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा हमने कि हाई लेवल लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है प्लस पोर्टेबल है। तीसरा हमने देखा कि जो आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेमस है वो सारे ओपन सोर्स है, मतलब आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप किसी को उसका पेमेंट नहीं देने वाले हो। नेक्स्ट हमने देखा कंपाइलर क्या होता है, तो जो भी भाषाएं आप लिखते हो वो कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, तो हमें एक ट्रांसलेटर लगता है जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर के एडवांटेजेस देखे कि सारी बातें वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट हमने फाइनल देखा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक टाइप का ट्रांसलेटर है, बट वो कैसा है, थोड़ा दिमाग नहीं है उसके पास, तो जो बोला वो ट्रांसलेट करके स्क्रीन पे दिखा देगा, चाहे एरर है तो भी दिखा देगा। तो कल हम इसके ऊपर एक और एक एडवांस चीज देखने वाले हैं। आप देखोगे अब तक मैं नोट्स को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, इसका रीजन यही है कि जिनका भी नॉन कोडिंग बैकग्राउंड है उन्होंने ये टॉपिक्स को बहुत सीरियसली लेना है, जिनका कोडिंग बैकग्राउंड है आई एम 99% श्योर उनको भी ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। उस हिसाब से आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, बट जब तक आप मेमोराइज ना कर लो अच्छे से तब तक इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, कल हम कंटिन्यू करते हैं शार्प 7 o'clock अगेन। एनी क्वेश्चंस बिफोर आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? ठीक है, so thanks for joining guys.